हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लेकर आ गए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का बहुत बढ़िया सा शानदार सा वन शॉट। इसको देखने के बाद आपको दूसरी जगह जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इस वाले चैप्टर को हम इस वाली वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे, डिटेल के साथ पूरे कंसेप्ट्स को समझ जाएंगे। थ्योरी वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट बाद में आएगा। तो कृपया करके इस चीज़ को, इस पूरे वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि चीज़ यहाँ पे मिस होगी तो न्यूमेरिकल बिल्कुल ऊपर से जाएंगे, समझ नहीं आने वाले बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहले हमने चैप्टर 4 में हमने सिंपल इक्वेशंस को समझा था। उसमें हमने समझा था कि वेरिएबल क्या होते हैं और इक्वेशन किस तरीके से बनती है। एक्सप्रेशंस को साथ में लेके हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले, ये सब कंसेप्ट हमने उसमें सीखा था। अब यहाँ पर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पूरा वेरिएबल का ही खेला इसमें होगा। एक्सप्रेशन किस तरीके से बनता है, उसमें कोफिशिएंट्स आते हैं, लाइक टर्म्स होती हैं, लाइक टर्म्स होती हैं, किस तरीके से एक्सप्रेशन सॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझोगे। तो स्टार्ट करते हैं ज़रा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वेरिएबल का। वेरिएबल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन बोल लो, या फिर एक वैल्यू, या फिर एक डिजिट whose value is not fixed, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, क्योंकि टर्म में ही, क्योंकि शब्द में ही वेरिएबल हो रहा है, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। फिक्स माने एक वेरिएबल आता है, एक दूसरे टर्म। अभी फिक्स से आपको समझा तो कांस्टेंट। फिक्स से चीज़ याद आई, कांस्टेंट। कांस्टेंट माने एक चीज़ जो स्थिर है, जो चीज़ एक जगह पर है तो वहीं पर रह रखी है। कांस्टेंट का मतलब वो होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में कांस्टेंट मतलब एक चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब चेंज नहीं होती तो किस चीज़ को आप वेरिएबल बोलोगे, किसको कांस्टेंट? तो वेरिएबल को हम अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में, स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे भी कर सकते हो, Z तक, ये मैंने बताया था। और इनकी वैल्यू, इन्हीं को हम क्यों लेते हैं? क्योंकि इसको एक्सप्रेस करना बड़ा इजी होता है और इनकी वैल्यूज़ कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है, ध्यान रखना है। ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं। ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड नहीं होती है। और कांस्टेंट क्या होंगे? कांस्टेंट से हमें समझ में आ रहा है वो वैल्यूज़ जो फिक्स्ड होंगी, जैसे कि जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर आपने नंबर लिखा 4, क्या 4 की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो सकती है? क्या 4 की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो सकती है? वो बोलोगे भैया बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक फिक्स्ड वैल्यू है तो 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी। अगर मैंने लिखा -10, इंटीजर है, क्या इसकी वैल्यू -10 से ज़्यादा हो सकती है? क्या कम हो सकती है? नहीं हो सकती, कांस्टेंट है। क्या एक मैंने लिखा 11, क्या इसकी वैल्यू 11 से ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है? नहीं हो सकती, फिक्स्ड वैल्यू है। तो ये वो नंबर्स को ही असल में हम कांस्टेंट बोल देते हैं, और जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता या वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती उनको हम वेरिएबल बोल देते हैं। ये था सिंपल सा कंसेप्ट। अब आते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन भाई, एक्सप्रेशन होता है जब आप वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के कुछ चीज़ बनाते हो। ठीक है, तिगड़म करोगे वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के जो भी आप तिगड़म बनाओगे उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल x + 10, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, प्लस कर लो, माइनस कर लो, कुछ भी कर लो, या तो ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। कुछ भी ऑपरेशन करके, ऑपरेशन वो वाला ऑपरेशन नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, माने कि प्लस माइनस या एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद आप किन दोनों चीज़ों को, वेरिएबल को और कांस्टेंट को, जो चीज़ आपको मिलती है वो हम एक्सप्रेशन बोल देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिखा है, x को मैंने 10 से प्लस किया है तो ये एक एक्सप्रेशन है। मैंने 3 + y कर दिया, ये भी एक एक्सप्रेशन है। 2x - 5 करा, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्रेशन में काउंट होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, ये वाला चीज़ वेरिएबल है
ये वाला पार्ट वेरिएबल है और ये वाला पार्ट कांस्टेंट है। इतनी बात समझ आ गई। वेरिएबल को और कांस्टेंट को प्लस करोगे या माइनस करोगे बात एक ही है। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये वाला पार्ट वेरिएबल है बिकॉज वेरिएबल इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये वाला पार्ट वेरिएबल है भाई, वेरिएबल जिसके साथ भी जुड़ा हुआ होगा मल्टीप्लाई में होगा तो वो वेरिएबल ही कराया जाएगा। और ये वाला पार्ट कांस्टेंट है। एक्सप्रेशन समझ में आ गया किस तरीके से बनता है। अब एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स होती हैं। अब वो टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स आप देख रहे होंगे मैंने दो चीज़ें ली हैं, वेरिएबल लिया और कांस्टेंट लिया है। वेरिएबल लिया है और कांस्टेंट लिया है। वेरिएबल लिया और कांस्टेंट लिया है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट जो लिया है वो आप यहाँ देख पा रहे हो। ये दो है ना, दो टर्म्स आपको दिख रही होंगी। ये दो चीज़ आपको दिख रही होंगी आपस में जुड़ती हुई। तो ये दोनों ही आपस में अलग अलग टर्म्स हैं। y एक अलग टर्म है, 3 एक अलग टर्म है। y एक अलग टर्म है, 3 एक अलग टर्म है। तो एक्सप्रेशन में यहाँ से मैं समझाता हूँ आपको टर्म्स और आगे का कॉन्सेप्ट। तो एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा, एक एक्सप्रेशन फिलहाल x प्लस 10 वाला ही लेते हैं। तो इसमें एक टर्म तो x है, टर्म 1 जो है x है और टर्म 2 जो है वो 10 है, पॉजिटिव 10 आप लिखोगे। इन दोनों टर्म को मिला के एक एक्सप्रेशन पूरा बन रहा है। दोनों को प्लस कर रहे हो तो इन दोनों को मिला के ये एक्सप्रेशन बना रही हैं। एक्सप्रेशन में ही टर्म्स होती हैं, टर्म्स से मिलके ही एक्सप्रेशन बनते हैं, ये ध्यान रखनी है। और यहाँ से ये समझ में आई, x एक टर्म है, 10 एक टर्म है, ये अलग अलग टर्म्स हैं। और चीज़ देखो, मैंने लिखा 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। अब यहाँ पे क्या है चीज़ समझने वाली, ये 2x टर्म 1 है और ये 5 आप गिनोगे, सॉरी माइनस का 5 साथ में लोगे, माइनस का 5 ये अलग टर्म है, टर्म 2। कैसे? जब हम टर्म लिखते हैं ना इस वाले एक्सप्रेशन में, जैसे कि 2x माइनस 5 मैंने लिखा था, तो ये 2x एक अलग से टर्म हो जाती है और यहाँ पर इसको हम लेते हैं पूरा का पूरा माइनस का 5, क्योंकि बीच में हम कंसिडर करते हैं कि पॉजिटिव का ही साइन है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 2x प्लस मैंने यहाँ लिखा है और माइनस का 5 ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए ये चीज़ दोनों के दोनों अलग अलग टर्म्स में आ जाती है। ये ऐसे आप समझ सकते हो कि इसलिए मैंने माइनस 5 को 5 ना लिख के, इस वाली चीज़ को 5 ना लिख के माइनस का 5 लिखा है, बिकॉज बीच में हम प्लस का साइन ही कंसिडर करते हैं। ये चीज़ ध्यान में आ गई। तो आगे से कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि बीच में अगर माइनस का साइन है तो हम टर्म को माइनस में ही क्यों लेते हैं, प्लस में क्यों नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम बीच में हमेशा पॉजिटिव साइन कंसिडर करते हैं। तो अब टर्म्स की बात जब आ गई है तो अब बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। व्हाट आर कोफिशिएंट्स? कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। टर्म्स यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, तो कोफिशिएंट पे आगे हम बढ़ते हैं। ज़रा कोफिशिएंट की बात करते हैं। ये बहुत आसान चीज़ है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कोफिशिएंट को लेके। फिर समझेंगे फैक्टर, COEFFICIENT। कोफिशिएंट जो होते हैं वो टर्म्स से ही समझाऊंगा। देखो, एक मैंने लिखा 2x, ये एक टर्म लिखी मैंने, और एक टर्म लिख रहा हूँ मैं 5y माइनस 5y, तीसरी लिख रहा हूँ xy। तेरा ध्यान देना, कोफिशिएंट न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है जो वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में है, जुड़ा हुआ है मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो x के साथ कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है? 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x इसमें क्या हो जाएगा? 2। इस वाले केस में बात करें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इसमें y है, इसके साथ न्यूमेरिकल पार्ट क्या जुड़ा हुआ है? तो कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
अब इस वाले केस में अगर मैं पूछता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x बताओ या कोफिशिएंट ऑफ y बताओ, जाहिर सी बात है आप नहीं बता पाओगे फिलहाल, क्योंकि आप बोलोगे इसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो कोफिशिएंट का मीनिंग वो नहीं है सिर्फ न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। मतलब ये कि जिस चीज़ का पूछा गया है, अगर जिस वेरिएबल का टर्म पूछा गया है, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा गया है, उसके अलावा सब चीज़ छोड़ के वो सब उसके कोफिशिएंट हो जाते हैं। जैसे कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा x, y का पूछा है तो y के अलावा जितने आपके पास बचे हैं नंबर या वेरिएबल वो सब कोफिशिएंट हो जाएंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, x को छोड़ के बाकी सब जो बचा y। तो ये बात समझ आई, ये बात समझ आई। यहाँ पर तो आप समझा सकते हो, न्यूमेरिकल सामने दिख रहा है, लेकिन इस केस में क्या करोगे। एक दूसरा केस और देता हूँ, एक दूसरा केस और। एक्सपोनेंशियल पावर आपने चैप्टर पढ़ा है, मैंने डाली भी है वीडियोस उस पर, तो आपने समझा होगा कि जब मैं किसी चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, पावर प्लस होके x² बन जाता है। और अगर मैं किसी को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा क्यूब, पावर 3 चढ़ जाता है, रेज़ टू पावर 3, रेज़ टू पावर 2। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इस तरीके से होगा। इसको और सही ढंग से लिखते हैं, x मल्टीप्लाई x बराबर x का क्यूब। देखो मल्टीप्लाई करते हो तो पावर्स ऐड होती हैं, इसलिए हम इसको इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, 2 बार होगा तो x² का मतलब ही होता है कि वो डिजिट 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। 2 है मतलब कि वो डिजिट 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। वेरिएबल है तो वेरिएबल 2 बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। x के ऊपर 3 है मतलब x 3 बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई x कतई नहीं होता, इसको ऐसे मत करना। ये ऐसे ही होता है कि 2 बार वो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है ना, कोफिशिएंट वाले पार्ट पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा 2x² और पूछा जाएगा कोफिशिएंट पूछा जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x पूछा जाएगा। बताओ, क्वेश्चन में दिया है 2x² और कोफिशिएंट ऑफ x हमें बताना है, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा भाई कि भैया x तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, x का हम कोफिशिएंट कैसे बता पाएंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने बताई थी, अब इसको इस तरीके से आपको खोल के एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप बता पाओगे। तो 2x² को आप ऐसे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई x। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x पूछा है, x को छोड़ के बाकी जो चीज़ बची है, दोनों बची है, कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x² x कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया 2x। यहाँ तक बात समझ आई, समझ आया। इसी से रिलेटेड एक चीज़ आ जाएगी, फैक्टर्स। अब आते हैं हम फैक्टर्स पे। तो टर्म्स के फैक्टर्स क्या होंगे वो हम समझेंगे। क्या करा हमने, इसको हमने तोड़ा, खोल दिया इसको, और इसके बाद जिस टर्म का हमसे पूछा था वो हमने बचा, उसको छोड़ के बाकी सब जो पार्ट था वो हमने लिख दिया। अब अगर इसमें कोफिशिएंट पूछा जाए x² का, ऑफ x² पूछा जाए, तो आपको पता ही है भाई, जिस टर्म का पूछा x² का पूछा है तो 2 ही होगा, जाहिर सी बात है, इसमें कोई खोलने खुलाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब एक और एग्जांपल मैं करा देता हूँ ऐसा कि जिसमें लिखा हो 4x²y। अब इसमें कोफिशिएंट पूछा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, y बताओ और x² बताओ और x² y का बताओ। इन तीनों के कोफिशिएंट बताने को पूछा जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो क्या करोगे, वही सबसे पहले वाला पार्ट, इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दो। 4 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई y, इस फॉर्म में लिख दिया। पूछा किसका है, पहले x का, तो एक x को छोड़ दो, बाकी जितना बचा 4 × x × y, तो 4xy आपका आंसर हो गया इस वाले पार्ट में। अब कोफिशिएंट ऑफ y पूछा है, तो y को छोड़ के ये दोनों पार्ट बचे,
वाई को छोड़ के ये वाला पार्ट बचा, तो सिर्फ 4x² वाई का कोफिशिएंट हो गया। एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी दोनों कितने बची हैं, 4y, तो 4y एक्स स्क्वायर का हो गया कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर वाई ये पूरे उसका पूछा है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये सारा पार्ट मैंने आपका बहुत बढ़िया से कोफिशिएंट वाला कवर कर दिया है। सारे यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस में, ध्यान रखना यही सारी चीज़ें आने वाली है। अब समझते हैं जरा, इसी से रिलेटेड एक चीज़ आती है फैक्टर की तरफ। फैक्टर क्या होते हैं टर्म में, फैक्टर्स। फैक्टर्स, FACTORS, फैक्टर्स एक टर्म आप में लिखता हूँ जरा, फैक्टर से क्या समझोगे आप। ये लिख दिया मैंने 4x², ये एक टर्म लिखी मैंने 4x²। पूछा जाए कि इसके फैक्टर्स बताओ। अब ज़रा इसको यहाँ से ध्यान हटाओ, ज़रा इस पर देखो, मैंने लिखा 24। 24 के फैक्टर निकालने को बोला जाए तो आप क्या करोगे, 24 को आप एलसीएम लोगे, 4 6 जा 24, सॉरी प्राइम फैक्टर लेते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर जे निकल के आ गए, तो आप लिखोगे 2 × 2 × 2 × 3, ये आपके फैक्टर्स आ गए 24 के। अब पूछा जाए 4x² का, तो 4x² का अगर फैक्टर पूछा जाएगा तो आप वही सेम चीज़ तो इसी में करोगे, बिल्कुल करेंगे। तो लिख दो भाई 4x² को, इसी को ज़रा तोड़ के लिखो, 4 को एज इट इज़ लिख दो मल्टीप्लाई x, 2 बार x, क्योंकि x² है इसलिए 2 बार मैंने लिखा है। तो 4x² के अगर फैक्टर की बात करूं तो आपके बुक में जो डायग्राम बना है वो टी डायग्राम कुछ इस तरीके से है, डॉटेड फॉर्म में दिया गया है। लिखो ज़रा इसको, ये 4 आ जाएगा, एक x इधर और एक x इधर, इस तरीके से एनसीईआरटी में दिया गया है। ये है 4x² के फैक्टर्स, ठीक है, 4x² के फैक्टर्स हो गए। नाउ टर्म्स के फैक्टर आप इसी तरीके से निकालोगे, इसमें तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, यही फैक्टर वाली बात खत्म हो जाती है। अगर दूसरी चीज़ बोली जाए 2x²y, इसके फैक्टर बोला जाए तो इसके भी ऐसे ही निकालोगे आप, एक फैक्टर 2 हो जाएगा। x² है तो x 2 बार आएगा, ये नहीं होगा तो x एक फैक्टर तो एक ही बार आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने 2-3 बार लिखा है फैक्टर में ये आएगा, तो इसीलिए x अगर 2 बार है तो वो 2 बार ही लिखा जाएगा। ये सब इस वाली टर्म के फैक्टर हो जाएंगे, ये इस वाली टर्म्स के फैक्टर हो जाएंगे। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई भाई? अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ को फैक्टर पे आ गई बात, फैक्टर तो समझ आ गई। अब आते हैं ज़रा टर्म्स आती हैं हमारी दो तरीके से, हम समझते हैं इनको, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ये होती हैं कि सिमिलर वेरिएबल मेरे पास है कि नहीं इस फॉर्म में, और दूसरा आता है कि कितने टर्म्स मेरे पास अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल में। फिर लास्ट पार्ट में हम करेंगे कि इनका सॉल्यूशंस के वेरिएबल को कैसे, इनको एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करा जाता है। ज़रा समझते हैं फैक्टर वाला पार्ट कंप्लीट। इसके बाद हम आते हैं अपना लाइक और अनलाइक टर्म्स में। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, नाम से ही समझ आ रहा है, लाइक माने एक जैसी और अनलाइक माने अलग अलग। एक जैसी से यहाँ पर ये नहीं है कि 2 और 2 सेम रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लाइक टर्म्स में वेरिएबल सेम रहेगा। इफ ए टर्म है सेम वेरिएबल, उसको हम बोला जाएंगे लाइक टर्म। लाइक टर्म्स में क्या होगा, इफ टर्म्स consist of same variable, सेम वेरिएबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक है 2x और एक है x, तो ये लाइक टर्म्स हैं।
वेरिएबल सेम है ना, इस पे x है और इस पे 2x है, वेरिएबल सेम है। लिखा मैंने 2x² और माइनस का 3x², ये भी लाइक वेरिएबल्स हैं, ये भी लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका वेरिएबल जो है वो सेम है, x²। इसी तरीके से अगर मैंने लिखा -2xy और लिखा +4xy, प्लस का साइन यहाँ से हटा ही दो, तो ये भी हमारे पास लाइक टर्म्स में आएगा, बिकॉज xy और xy इन दोनों में सेम है। तो जहाँ पर भी आपको सेम वेरिएबल दिखाई दे, उसके आगे पीछे नंबर से हमको पता कोई फ़र्क नहीं चलता, बिकॉज हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, इनके कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, हमें टर्म से सिर्फ और सिर्फ मतलब, सॉरी वेरिएबल से सिर्फ और सिर्फ मतलब है। इफ़ द वेरिएबल इज सेम तो इट मीन्स कि ये सिर्फ लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स होंगी, अनलाइक टर्म्स नाम से समझ में आ गया होगा। अनलाइक टर्म्स, टर्म कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, टर्म कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेरिएबल। अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल, x लिख दिया और y लिख दिया, अनलाइक टर्म्स हैं, अनलाइक हैं, जैसे कि 2x और 3y अनलाइक टर्म्स हैं। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, आप समझ जाओगे कि भाई वेरिएबल सेम है। अब कन्फ्यूज़न ये नहीं होनी चाहिए, x² y लिखा है और 3xy, इसको आप सेम कह दोगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि x² y है तो इधर भी x² y होना चाहिए। अगर नहीं है, हल्के भी सी भी टर्म में गलत गड़बड़ी है या अलग है, तो वो लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स में ही आएगा, लाइक टर्म्स में बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, लाइक अनलाइक टर्म्स। अब ये टर्म्स के साथ में जो वेरिएबल सेम थे, इसके हिसाब से टर्म्स को बांटा गया लाइक अनलाइक टर्म्स में। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ टर्म्स के केसेस में जब होती है तो किस तरीके से हम इसको समझते हैं। नंबर ऑफ़ टर्म्स के केस में हम इनको बांटते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल में मोनो माने सिंगल, बाई माने 2, ट्राई माने 3। मोनो माने 1, ये समझ लो, मोनो माने 1, बाय माने 2 और ट्राई माने 3। तो मोनो में 1 का मतलब 1 टर्म आएगी, कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टर्म, या फिर इसको सिंगल टर्म भी बोल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म ही इसमें इंक्लूड होंगी। बाइनोमियल में कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, इसमें कंसिस्ट 3 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स आएंगी, इसमें 2 टर्म्स आएंगी, इसमें सिंगल टर्म आएगी, सिर्फ 1 टर्म आएगी। एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ ऐसे समझ सकते हो, उसको 2x लिखा, ये बाय मोनोमियल है, 2x² y लिखा, सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है, उसके साथ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये, तो मोनोमियल में आएगा। -10xy, सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है, इस पे ध्यान देना है, यही सिंगल होना चाहिए, ये सिंगल होना चाहिए। 2 वेरिएबल हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही लिखा हुआ है तो वो मोनोमियल होगा। ये ध्यान रखना, हमें वेरिएबल की गिनती नहीं करनी है, सिर्फ टर्म की गिनती करनी है, पहले ही बताया है। टर्म्स में हम उसको वेरिएबल के साथ नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब यही मैंने चीज़ बोली है, हमें वेरिएबल का काउंट नहीं करना है, इसमें टर्म को देखना है सिर्फ और सिर्फ। अगर एक लिख रही है तो सिर्फ और एक ही इसमें मोनोमियल गिना जाएगा। 2 टर्म्स में जैसे कि मैंने लिखा 2x + 5 प्लस जुड़ गया ना, एडिशन जुड़ गया ना, एक्सप्रेशन बन गया ना, बाइनोमियल में आएगा। -3x + 4 बाइनोमियल में आएगा। -4x² y प्लस x लिख दिया। अलग अलग टर्म्स का होना ज़रूरी है, ये भी ध्यान रखना है, अलग अलग टर्म्स का होना ज़रूरी है। अब वो चीज़ बताता हूँ कैसे है, पहले ट्राइनोमियल समझो, उसके बाद बताता हूँ। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स, x + y + z
अलग अलग टर्म्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड अलग अलग टर्म्स, 2 प्लस 4x माइनस 2y तीनों अलग अलग टर्म्स। तो क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, ट्राइनोमियल हो गए। अलग अलग टर्म्स का होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखनी है चीज़, ये ध्यान रखनी है चीज़। देखो भाई, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, 2 प्लस 4x माइनस 2y अलग अलग टर्म्स हैं। ये आप नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों टर्म्स मैंने आपस में नहीं करी हैं, ले ऐड करी हैं, ठीक है। अलग अलग टर्म्स हैं, ये ध्यान रखना है। 3 अलग अलग टर्म्स ऐड हो रही हैं या माइनस हो रही हैं तो ट्राइनोमियल, 2 अलग अलग हो रही हैं तो बाइनोमियल, एक सिंगल है सिर्फ और सिर्फ तो मोनोमियल, एक सिंगल है सिर्फ और सिर्फ तो मोनोमियल। अब जो मैं कह रहा था वो कि अगर सेम टर्म्स हो जाएं तो क्या होगा, सेम टर्म्स हो जाएं तो क्या होगा, जो होगा वो बताता हूँ। ज़रा इससे पहले भाई मार्कर पकड़ा दो यार, इसकी तो ऐसी होगी। चलो भाई, सेम टर्म्स क्यों नहीं लिखेंगे, जरा मैंने लिखा 2x माइनस का y एक बाइनोमियल है, 2x माइनस वाई एक बाइनोमियल है, अलग अलग टर्म्स हैं, जरा इसको समझो। अब मैंने लिखा 2x माइनस का x, एक टर्म सिंगल है, सिंगल टर्म, सॉरी, दोनों के दोनों जो हैं वो सेम वेरिएबल वाली टर्म्स है। मैंने लिखा 2x माइनस का x, ठीक है। तो क्या ये चीज़ होगी कि जब दोनों चीज़ें सेम है, जब दोनों चीज़ें सेम है तो क्या इनको मैं आपस में प्लस माइनस कर सकता हूँ? क्या x प्लस x बराबर 2x हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें क्यों नहीं हो सकता? देखो समझो बात को कि भाई ये तो x है, ये y है, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी। ये अलग ही लेवल का प्राणी है, ये अलग लेवल का प्राणी है, समझ लो। ये इंसान है तो ये एलियन है। तो इस चीज़ को आप कभी भी आपस में माइनस नहीं कर सकते हो। दो जने आपस में सिमिलर क्वालिटी वाले हैं, इसीलिए आप उनको प्लस माइनस कर पाओगे। ये x है, इसकी वैल्यू आपको अगर 4 दी गई तो इसको भी 4 लिख दोगे तो आंसर 8 आ जाएगा। ये 4 लिख दिया है। अगर x की वैल्यू 4 है तो इस पर भी तो 4 पुट करोगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 ऐड हुए। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है इसलिए तो ऐड हो पाए। अब यहाँ पर अगर मैं चीज़ यही कर दूँ, x की वैल्यू में 4 लिया लेकिन y की वैल्यू नहीं पता ना, तो 8 माइनस वाई, क्या कुछ आंसर आया? नहीं आया। तो इसमें कुछ रिजल्ट तो आएगा नहीं, सेम है तो इसलिए रिजल्ट आ भी जाएगा। तो इसलिए हम सेम टर्म वाले को एक ही टर्म कंसिडर करते हैं कि अगर कहीं पे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो इसको आप बाइनोमियल नहीं बोलोगे, इसको आप बाइनोमियल नहीं बोलोगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं? लाइक टर्म्स हैं। और कंडीशन क्या है? तीनों की तीनों या फिर दोनों के दोनों अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, अनलाइक टर्म्स, अलग अलग टर्म्स होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। एक चीज़ और, इफ़ अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंगल ये लिखा है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा। जिसका कोई नहीं होता उसका अकेला 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उस बेचारे का 1 होता है। तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम 1 कंसिडर करेंगे, बिकॉज 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता। इसलिए हम इस कंडीशन में, हर किसी कंडीशन में, या फिर मैंने एक्स स्क्वायर वाई लिखा है तो इस पूरे का कोफिशिएंट अगर मैं पूछता हूँ तो वो भी 1 ही आएगा। इस पूरे का कोफिशिएंट पूछता हूँ तो वो भी 1 ही आएगा, बिकॉज इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई को है ही नहीं। अगर मैं 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 ही आएगा। सॉरी, वही टर्म सेम रहेगी। सॉरी, ये सब हो गया वाला सिस्टम के भाई। सेम टर्म्स अगर होंगी, ध्यान रखना है, अगर सेम
लाइक टर्म्स आपको दिखती हैं एडिशन में तो कृपया करके उसको बाइनोमियल मत लिख के आ जाना, वो मोनोमियल ही माना जाएगा। ये एक मोनोमियल है, ये ध्यान रखना है, ये एक मोनोमियल है। इसको आप प्लस माइनस कर सकते हो, लिखा हो 4x² माइनस 5x²। तो सिंपल जैसे प्लस माइनस आप करते हो, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन जो आप करते हो, इस केस में वही होगा, सिर्फ पीछे क्या लग जाएगा, वेरिएबल जुड़ जाएगा। तो 5 माइनस का बड़ा है, 4 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, लेकिन साइन क्या लगेगा माइनस का, तो -1x²। और इसको इस तरीके से भी -x² भी लिख सकते हो। तो ये क्या बनता है हमारे पास, सिंगल टर्म वाला सिर्फ और सिर्फ एक मोनोमियल। ठीक है, ये सारी कहानी थी आपको समझाने के लिए कि भाई मोनोमियल हमारा इस तरीके से भी दिया जा सकता है। तो कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, नहीं। अब आते हैं तो एक्सप्रेशन को सॉल्व किस तरीके से करा जाए, एक्सप्रेशन को सॉल्व करा जाए, क्योंकि क्वेश्चंस उसमें सॉल्विंग वाले जो होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग और दिमाग खराब कर देते हैं। ज़रा देखो, एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने 2x माइनस वाई प्लस 4, यहाँ पर सॉल्व करना है जिसमें x की वैल्यू 2 दी है, y की वैल्यू 4 दी है। सॉल्व करना है, सॉल्व कर देते हैं। तो जहाँ पर भी x की वैल्यू 2 दी है तो इसका मतलब जहाँ पर भी मुझे x दिखाई देगा वहाँ पर मैं 2 पुट कर दूंगा। इतना ध्यान रखो, जहाँ पर भी मुझे x दिखाई देगा वहाँ मैं 2 पुट कर दूंगा। तो लिख दो 2 मल्टीप्लाई, अब x इससे मल्टीप्लाई में है 2 माइनस, जहाँ पे मुझे y दिखाई देगा वहाँ मैं 4 लिख दूंगा, -4 प्लस 4, 2 2 4, -4 प्लस 4, 4 - 4 0 प्लस 4, तो आंसर आया 4। ये होता है सॉल्विंग एन एक्सप्रेशन, सॉल्विंग एन एक्सप्रेशन। वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी, आपको सॉल्व करना है। अब दूसरा इक्वेशन दिया जाए 2x² माइनस प्लस 4y प्लस 10, इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो 4, x बराबर सेम 2 ले लेते हैं, y बराबर सेम 4 ले लेते हैं, निकालते हैं ज़रा। तो जहाँ पर भी मैंने क्या बोला था x से दिखाई देगा वहाँ पे 2 लिख दूंगा। इस केस में x पे स्क्वायर है तो इस पे मल्टीप्लाई पे 2 पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। इस केस में क्या होगा, x पे स्क्वायर है तो इस पे 2 पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, प्लस 4 की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 10, तो -2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर माने 2 मल्टीप्लाई 2, 4 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 10, माइनस का 8 प्लस 16 प्लस 10, प्लस कर देते हैं 26, माइनस का 8, 26 और 8 प्लस माइनस, 26 में से 8 गया, कितना बचा 18, माइनस प्लस का 18, आंसर आ गया, ये प्लस का 18 आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। एक और टाइप का क्वेश्चन करा देता हूँ जिसमें माइनस की वैल्यू दी जाती है आपको, लिखा -3x² प्लस 4xy -2 ही लिख देते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू दी है -3 और y की वैल्यू दी है 2। सॉल्व करो ज़रा, जहाँ पर भी आपको x दिखाई देगा वहाँ पे -3 पुट करना है और कुछ नहीं। -3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिख दो, माइनस वाले उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखो, मल्टीप्लाई -3, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लिख दो, प्लस 4 मल्टीप्लाई -3 है मल्टीप्लाई 2 -2। अब ज़रा सॉल्व करो ज़रा, -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर का मतलब हुआ -3 मल्टीप्लाई -3। अब माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, तो 3 3 जा 9 और साइन प्लस का, तो लिख दो -3 मल्टीप्लाई 9 प्लस, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, साइन माइनस का है तो माइनस को 24 माइनस का 2। अब 9 3 जा कितना होता है 27, -27
प्लस और ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस का है और बाहर प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, माइनस 24 माइनस का 2। अब तीनों जो इंटीजर्स हैं वो माइनस के हैं। जब सारे साइन इंटीजर्स माइनस के हों तो क्या होता है, आपस में प्लस हो जाते हैं। तो 24 प्लस 27 प्लस 2 प्लस कर दो, लेकिन साइन माइनस करेगा तो पहले ही आंसर माइनस में लिख दो, माइनस का साइन लगा दो। 7 4 12 और 2 13 का 1, 53 आंसर आ गया इस तरीके से। तो ये था पार्ट सॉल्विंग ऑफ एक्सप्रेशन वाला। यहाँ पर आपका चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ख़त्म होता है। सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं। अब आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है, तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आप लगाने स्टार्ट कर दो, एक्सरसाइज लगानी स्टार्ट कर दो। जहाँ भी दिक्कत आए बताना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।